वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी आज हम करेंगे 11 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आज सुबह हमने किया था इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स एडिटोरियल वाला पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। तो फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? तो फर्स्ट इज आलापूजा, सेकंड इज एर्नाकुलम, थर्ड इज कासरगोड एंड फोर्थ इज कोल्लाम। सो द करेक्ट आंसर इज कासरगोड। देखो ये ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जनरली डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पूछता है, तो आप लोग इसको स्किप भी करेंगे तो चलेगा। तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को मिला है अवार्ड, ये करेक्ट आंसर है। फिशरीज डिपार्टमेंट ने दिया है एक्सीलेंस के लिए, पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए। इतना ही बस ध्यान रखना है। सेकेंड इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द PM वानी स्कीम। तो PM वानी जो वाईफाई से रिलेटेड है ना, आप सभी को पता होगा वाईफाई से रिलेटेड स्कीम है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ये बोल रहा है डिपार्टमेंट ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोग बताओ ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है ना, टेलीकम्युनिकेशन से वाईफाई। यदि आपको PM वानी का फुल फॉर्म पता होता तो आप सही कर लेते इस आंसर को। द शॉर्ट फॉर्म इज प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस। देखो वाईफाई एक्सेस कौन देगा? टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देगा ना। तो 2020 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें क्या है, डेमोक्रेटाइज करने की बात हुई है इंटरनेट को अक्रॉस इंडिया बाय क्रिएटिंग अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ठीक है, as of mid 2025 hundreds of thousands of hotspots have been registered with TRAI recently implementing tariff caps। तो अभी टैरिफ कैप लगाने की बात हो रही है अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द विमेन सेंट्रिक सुभद्रा स्कीम, सुभद्रा स्कीम एक है, हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। अब देखो यदि ना इसका आपको आंसर नहीं भी पता है तो सुभद्रा, बलभद्र ये सब कहाँ पे, जगन्नाथ यात्रा होती है ना, तो इट इज़ इन ओडिशा। तो आप लोग ये कर सकते हो जगन्नाथ यात्रा से रिलेट करके। तो द ऑप्शंस आर झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड हरियाणा। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, सी। सुभद्रा योजना इज अ विमेन फोकस्ड वेलफेयर इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ये 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई थी और इसमें एम्पावर करना है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड विमेन को जो 21 से 60 साल की हैं। ठीक है, उनको 10,000 रुपये एनुअली दिए जाएंगे फाइनेंशियल एड की तरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दर इस सलाम सिटी। अब ये लोकेशन वाला आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बेस्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच हैज़ अपीयर्ड इन द न्यूज़ कवरेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो द ऑप्शंस आर नाइजेरिया, तंजानिया, केनिया और रवांडा। तो ये जो सिटी है वो कौन से जगह पे है? सो अपन पहले मैप देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ तंजानिया। ठीक है, तो पहले ये लोकेशन देखो, ये अफ्रीका में जो तंजानिया का लोकेशन है वो कहाँ पे है? यहाँ पे लेक विक्टोरिया है। तो लेक विक्टोरिया का भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है। तो इसका शॉर्टकट है KUT, कट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया, और यहाँ पे तंजानिया में ही दर इस सलाम सिटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद और यहाँ पे जो ज़ांज़ीबार है ना, ये मेटल्स के लिए काफ़ी फेमस जगह है। ठीक है, दर इस सलाम इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन तंजानिया और सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ दर इस सलाम रीजन। अभी कहा नेशन के ईस्टर्न कोस्ट पे है अलॉन्ग द इंडियन ओशन और ये मेजर पोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन ईस्ट अफ्रीका एंड वन ऑफ द अफ्रीकाज फास्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। द नेक्स्ट इज विच अफ्रीकन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉन्टिनेंट्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक एंड द ओनली स्टेट दैट हैज़ नेवर बीन फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, मतलब कौन सी कंट्री है जो बोलते हैं कि सबसे पुराना रिपब्लिक है और उसको कभी किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया फॉर्मल तरीके से? सो द ऑप्शंस आर नाइजेरिया, इथोपिया, गैबन एंड लाइबेरिया। तो देखो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। किसी किसी को ना कभी कभी जैसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने का शौक होता है तो उनको ये सब नॉलेज होता भी है। द करेक्ट आंसर इज़ लाइबेरिया। तो आप इसको पता कैसे याद रख सकते हो? लाइबेरिया मीन्स लिबर्टी। मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कुछ फॉर्मल मतलब नहीं है। लिबर्टी मतलब कभी किसी ने कॉलोनाइज किया नहीं है। तो अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक है एंड स्टैंड्स आउट इज द ओनली अफ्रीकन कंट्री नेवर फॉर्मली सब्जेक्टेड टू द कॉलोनियल रूल बाय द यूरोपियन पावर। फाउंडेड इन 1882 बाय द अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी एज अ सेटलमेंट फॉर फ्रीड अफ्रीकन अमेरिकन। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन फ्री हो गए थे वो यहाँ रहते थे। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? मुनरोविया इज नेम्ड आफ्टर द US प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो। जेम्स मुनरो के नाम पे है, जिन्होंने हाईलाइटिंग इट्स यूनिक हिस्टोरिकल कनेक्शंस विद अमेरिका। तो अमेरिका के साथ जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है उसको सिग्निफाई करने के लिए इसके कैपिटल का नाम मोनरोविया रखा गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा।
अब अपन आते हैं मेंस वाले 2 क्वेश्चन में। आज हम मेंस के 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू आंसर एंड द फॉर्मेट विल बी IBC, दैट इज इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why is custodial violence more than just a law and order problem, and what failures in administration allow it to continue without punishment? What policies can be put in place to make institutions more accountable? तो बोल रहा है कि custodian violence जस्ट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से बढ़ के और भी ज़्यादा, मतलब उसमें क्या क्या फेलियर्स है, और फेलियर्स क्या शो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी फेलियर शो करता है ना। और अभी कस्टोडियल वायलेंस क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या पॉलिसीज़ चाहिए हमको जिससे कि इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा अकाउंटेबल हो पाएँ। एक बार और मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी आ गई थी बीच में। तो वाई इज़ कस्टोडियल वायलेंस मोर देन जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम? तो कस्टोडियल वायलेंस लॉ एंड ऑर्डर्स के अलावा भी और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए वो क्या शो करता है कि फेलियर कैसे है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये दिखाना, और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले हम कस्टोडियल वायलेंस को डिफाइन करेंगे। तो कस्टोडियल, देखो आप लोग इसका मीनिंग समझ सकते हो। कस्टोडियल मतलब जब कोई कस्टडी में है उस टाइम जो वायलेंस हो रहा है। तो इनकम्पासिंग टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन एंड डेथ्स इन कस्टडी। तो जब कस्टडी में आप हो उस टाइम, मतलब जो भी इंसान है कस्टडी में, उस टाइम यदि उसकी डेथ हो जाती है डिटेंशन के टाइम, इलीगल डिटेंशन होता है, टॉर्चर होता है, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दैट्स कम अंडर कस्टोडियल वायलेंस। तो इज़ नॉट मियरली अ ब्रीच ऑफ लॉ, सिर्फ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है सिस्टमैटिक फेलियर को जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रिवेल कर रहा है अपने यहाँ। वाई कस्टोडियल वायलेंस इज मोर देन जस्ट एन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम? देखो अपन को ना सब हेड्स भी ना क्वेश्चन से रिलेट करके बनाना है, इट ब्रिंग्स अ फ्लो इन द आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि इसमें वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। तो फंडामेंटल राइट्स आप ऑलरेडी रिकॉल कर सकते हैं कि 20 एंड 21 आर द मेजर राइट्स जिनका यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। तो राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, ये सब हो रहा है। फिर सिस्टमैटिक एंड कल्चरल इशूज़, तो क्या होता है कि ये एमर्ज करता है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी वेयर एक्सेसिव फोर्स, कन्फेशंस अंडर ड्यूरेस एंड टॉर्चर आर सीन एज टूल्स फॉर क्विक इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि क्या है, अभी अपने यहाँ ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी को ज़्यादा टॉर्चर करोगे तो शायद वो सच बोल दे, मतलब वो इतना कष्ट ही नहीं झेल पाएगा, उससे अच्छा उसको लगेगा कि सच बोल दे, इसलिए अभी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ क्या है कि ऐसा वायलेंस ना वीक कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को, और जो ट्रस्ट है ना, जो एक लोगों के अंदर ट्रस्ट रहता है, वो पूरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एनेबलिंग कस्टोडियल वायलेंस। मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है जिसके कारण कस्टोडियल वायलेंस अभी भी प्रिवेल कर रहा है। तो मतलब अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो वीक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी वीक रहती है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जैसे पुलिस, कंप्लेन अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन वो अंडर पावर्ड और इनएक्टिव रहती है, जिससे कि पुअर मॉनिटरिंग होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर सेकंड है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता सही तरीके से, कि जैसे कस्टोडियल वायलेंस की आपको रिपोर्ट मिल गई, लेकिन आप उस पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और ऐसे में क्या है, फिर बहुत बार ना बायस्ड रिपोर्ट भी बनती है, लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाता है। फिर अंडर रिपोर्टिंग एंड फियर, तो आधी बार तो अंडर रिपोर्टिंग ही नहीं होती। विक्टिम्स एंड विटनेसेस ऑफन फियर रिटेलिएशन, मान लो यदि जैसे विक्टिम है, विक्टिम खुद भी नहीं करेगा, रिटेलिएशन के चक्कर में डर लगेगा उसको, और जो किसी ने देखा है वो भी नहीं करेगा। लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अपने यहाँ लोग उतने अवेयर ही नहीं है, सेंसिटाइज्ड ही नहीं है ह्यूमन राइट्स के बारे में भी स्पेसिफिकली। अब इसमें सजेशंस क्या है कि हमको क्या करना चाहिए इस चीज़ को सही करने के लिए। तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ बनानी चाहिए जिससे कि किसी का फेवरेटिज्म ना हो, कि मतलब हम इसके लिए सही रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, इसके लिए नहीं बनाएंगे। हमको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना है, ग्रेटर ऑटोनॉमी देना है, रिसोर्सेज देना है, और डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए बोलना है। फिर जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, जो यूएन का एक कन्वेंशन है, उसको हमको रेटिफाई करना चाहिए, वो अभी तक हमने रेटिफाई नहीं किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आंसर का। फिर हमको टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, जैसे आप सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हो जहाँ पे भी कस्टोडियल फैसिलिटीज़ है। फिर ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, जो हमने इश्यूज़ में लिखा था वहीं से हम मूव ऑन करके आ रहे हैं। फिर जुडिशियल ओवरसाइट, स्ट्रेंथन करना है हमको मजिस्ट्रेट्स ओवरसाइट ड्यूरिंग द रिमांड हियरिंग्स। तो जो मजिस्ट्रेट के पास जो पावर्स होते हैं ना, उसका वो सही से यूज़ करे, ये हमको इंश्योर करना है। इंश्योरिंग फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड, क्या होता है जब एक्यूज्ड को आप फिजिकली प्रोड्यूस कर दो ना, तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं इसमें कंक्लूजन की तरफ। तो हमने देखो इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम आएंगे कंक्लूजन में। तो कस्टोडियल वायलेंस एक गवर्नेंस फेलियर है। क्या है ये? गवर्नेंस फेलियर दैट ट्रांसेंड्स मियर लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न के काफ़ी आगे है।
स्ट्राइकिंग एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी हैम्पर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी हैम्पर करता है। लेकिन यदि हमने सही तरीके से लीगल रिफॉर्म्स किए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, फ्रेमवर्क लाया, कल्चरल चेंज लाया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर, तो हम डिग्निटी और राइट्स इंश्योर कर पाएंगे अपने सिटीजन्स का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द UNFCCC सिस्टम वेयर ऑल कंट्रीज मस्ट एग्री बिफोर डिसीजंस आर मेड। तो बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो UNFCCC सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां सब कंट्री को एग्री करना चाहिए, डिसीजन कोई भी डिसीजन होता है उसके पहले सब कंट्री को एग्री करना चाहिए। वाई हैज़न्ट दिस अप्रोच लेड टू क्विक एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन। तो मतलब अभी तक ये होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग और क्विक क्लाइमेट एक्शन क्यों नहीं आ पाया, और क्या चेंजेस चाहिए हमको ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स को मोर फेयर एंड इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसके कितने पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 3 पार्ट है, हमको तीनों पार्ट को एड्रेस करना है। तो अब UNFCCC से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वील स्टार्ट विथ UNFCCC। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑपरेट्स ऑन कंसेंसस। तो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है जिसमें एग्रीमेंट फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट ज़रूरी होता है फॉर अडॉप्टिंग सिग्निफिकेंट मेजर्स। लेकिन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेक, देखो बाकी जगह तो हम बोलते हैं कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें है तो उसके बाद क्या इश्यूज़ है वो हमको एनालाइज करना है। वीटो पावर है किसी किसी स्टेट का, इवन अ सिंगल नेशन कैन ब्लॉक प्रोग्रेस। जैसे मान लो किसी एक ने नहीं एक्सेप्ट किया तो वो पूरा प्रोग्रेस हॉल्ट हो जाता है। तो कंट्रीज प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक कंसर्न्स कैन स्टॉल नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशंस फिर स्टॉल हो जाते हैं। Negotiations become diluted. To secure consensus, decisions often reflect the lowest common denominator. अब देखो जैसे क्या होता है कि अपन मान लो एग्जाम्पल लेते हैं भूटान का। ठीक है, तो भूटान ने तो बोला कि भाई हमको 50% एकदम सस्टेनेबल चीज़ें चाहिए। कोई दूसरी कंट्री है जो बोल रहा है सिर्फ हमको 10% चाहिए। तो ओवरऑल सब किसको एक्सेप्ट करेंगे, 10% को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आते हैं हम नॉर्थ साउथ डिवाइड की तरफ। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस डिफर शार्पली ऑन हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो एक बात और है ना, हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, तो यही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि इसको ज़्यादा चाहिए करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तो कंसेंसस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर स्लो पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो लेंदी नेगोशिएशन होते हैं, प्रोसीजरल हर्डल्स होते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में काम होता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इट टुक डिकेड्स फ्रॉम UNFCCC's इंसेप्शन। तो UNFCCC 1992 में बन गया था, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट जिसमें हमने 1.5 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने की बात की है 1990 लेवल से, तो उसको होने में 2015 तक का टाइम लग गया। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट होते हैं दैट आर शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स, एनानिमस एग्रीमेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं। अब वाई दिस हैज़न्ट लेड टू क्विक एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन। अब इसके कारण क्यों क्विक एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वॉलेंट्री नेचर ऑफ कमिटमेंट्स हैं। मतलब ये ज़्यादा फोकस करता है वॉलेंट्री नेचर ऑफ कमिटमेंट्स पे। इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंस है, बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला गया है फाइनेंस देने, बट वो देते नहीं हैं, तो ये इशू आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मेजर एमिटर्स हैं उनको भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। पॉलिसी रिवर्सल्स हो जाते हैं, जैसे मान लो आप USA का ही केस ले लो, पहले पेरिस से हट गया, फिर बीच में आया तो फिर पेरिस में आ गए, फिर अभी बोलते हैं कि पेरिस से हट जाएंगे, तो कुछ भी चलता है आगे पीछे। फिर वे फॉरवर्ड, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है। क्रॉस वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए जो क्वालिफाई करे मेजॉरिटी वोटिंग के लिए विद सर्टेन डिसीजंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट एनानिमिटी। फिर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए जिसके कि सब नेशंस को मतलब किसी भी नेशन को उतना प्रेशर ना पड़े। इसमें स्ट्रॉन्गर कंप्लाइंस मैकेनिज्म्स होना चाहिए जो लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क्स रहे, एनहांस्ड क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशंस होना चाहिए और सेक्टोरल एग्रीमेंट्स बनने चाहिए जिससे कि ये सही हो पाए। अब हमने इंट्रो और बॉडी पार्ट तो देख लिया, मूव ऑन टू कंक्लूजन। तो UNFC का जो कंसेंसस मॉडल है वो फेयरनेस में रूटेड है, लेकिन उसने स्पीड और इफेक्टिवनेस को हिंडर किया है। इसलिए हमको नई स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करना है जिससे क्लाइमेट चेंज को हम इफेक्टिवली टैकल कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा अपन ने क्या डिस्कस किया है। अब अपन कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।